आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हो भाई आप? बेटा एक बार सब बच्चे ये कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? क्या ऑडियो वीडियो सब फाइन चल रहा है दोस्तों? जी हाँ। तो बच्चों हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। हमने बेटा घनाभ के आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे, उन पर बेटा अप्लाई होने वाले सवाल भी आपने कर लिए थे। क्या मुझे बताओ बेटा, वो कॉन्सेप्ट, वो सारी बातें आपके लिए बढ़िया प्रकार से क्लियर है? शीट आपने पूरी कर ली क्या? बेटा सिर्फ इतना बता दो, मैं अपनी सिलेंडर की शीट को स्टार्ट करूं या कोई क्वेश्चन बाकी है आपका, या कोई सवाल बाकी है क्यूब एंड क्यूबॉइड की शीट में? अभी भी कुछ क्वेश्चन है जो नहीं हुए। अरे भाई साहब, कैसे करोगे पूरा, कैसे करोगे पूरा? क्यूब एंड क्यूबॉइड कहां गया? विकास भाई, मैंने ये कंप्लेंट बेटा रेज करी थी। अब मैं एक काम करूंगा कि आज की क्लास के बाद आगे जितनी शेप्स बनाऊंगा ना, वो हाथ से बना लिया करूंगा। जो इसमें प्री लोडेड शेप है ना, उनको मैं किसी भी प्रकार से यूज नहीं करूंगा, ठीक है? चलिए मुझे बताइए, ये प्रैक्टिस बैच नहीं है, गलत ऐड हो गया था बेटा। कितने सवाल आपने कर लिए थे इसके? 63। एक मिनट रुक जाओ, ये रहा। यहां तक के सवाल बेटा मैंने आप करवा दिए थे, और इसके बाद के सवाल आपको बताया था कि आप अच्छे प्रकार से अपने घर पे ट्राई कर लेना। आपने कर भी लिए होंगे और कई सवाल आपसे बन भी गए होंगे, इस बात की उम्मीद करता हूं। फिर भी मान लीजिए जो नहीं हो पाया, जिसमें डाउट है, क्वेरी है, कोई सवाल बाकी है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम और कर लेते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में कॉन्सेप्ट डिटेल में समझने का बच्चे और काम कर लेते हैं, ताकि तुम्हें इन बातों पर दिक्कत ना आए। बच्चों आयाम मतलब होता है डायमेंशंस। 18, 36 और 72 के ठोस धात्विक ठोस को घनाभ को पिघलाकर समान आयतन के 8 घनों में डाला जाता है। ओके, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सभी 8 घनों के पार्श्व पृष्ठ के योग से अनुपात क्या है? देखो मेरी बात समझो, तुमने ये सवाल तो कर लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आपसे सवाल में ना वैल्यू नहीं पूछी है, आपसे सवाल में रेशो पूछा है, रेशो। तो क्या हम इस सवाल को डायरेक्ट रेशो मान के कर लेते क्या? कैसे, मेरी बात समझो। ये 18, 36, 72 में क्या मैं इनकी साइड को 1, 2 और 4 मान लूं? सर 18 इनमें कॉमन आ सकता है, क्योंकि मैं रेशो की बात कर रहा हूं ना। अभी समझना, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्यूबॉइड का बच्चों क्यूबॉइड है, और देखो अगर आप एक आकृति से दूसरी आकृति बनाओगे तो जानकारी किसकी बनेगी? वॉल्यूम की। जानकारी किसकी बनेगी? वॉल्यूम की। सेम करना है। इस घनाभ का वॉल्यूम कितना आ रहा है? 8। जो तुम्हारे सामने तुमने 8 घन बनाए, 8 घन, क्या सबका वॉल्यूम 1-1 आएगा? अगर बड़े वाले घन का वॉल्यूम 8 है, तो जो तुमने 8 घन बनाए हैं सबका वॉल्यूम 1-1 आएगा। तो सर सबका वॉल्यूम 1-1 है, तो घन की भुजा कितनी आ गई? 1। आप बताओ 1, 2, 4 वाले घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है क्या? और आपके सामने जो 8 घन है, 8 घन, ये 8 घन है। प्रत्येक घन का लेटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर। 4A स्क्वायर का मतलब 4A स्क्वायर, A स्क्वायर का मतलब एक ही होगा। क्या लिखना है इसको बेटा? 8 4 12 2 16 दूनी 32, 32 नहीं, 8 4 12 2 14 28। ये 28 रेशो 32 बनेगा। काटा पीटी मचाकर 7:8 बन जाएगा। बच्चों ये आंसर था। अब देखो क्या हो गया, आप में से किसी बच्चे ने घर पे ना ऐसे भी किया होगा कि घनाभ का वॉल्यूम है 18 गुणा 36 गुणा 72 बराबर करा होगा 8 गुणा A क्यूब। फिर आपने ऐसे करी होगी कैलकुलेशन, ऐसे आपने A का मान निकाला होगा। फिर आपने इसके लेटरल सरफेस एरिया को ऐसे निकाला होगा, 2 गुना 18 36 प्लस 36 72 प्लस 18 72 बराबर आपने किया होगा 8 गुणा 4A स्क्वायर। जो भी A आया इसका मान निकाला। अब आपको इसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा वक्त लगा, जबकि यहां ये सवाल आपका बिना पेन उठाए भी बन सकता है। तो ये आप तरीका टेक्निकल कब यूज कर सकते हैं बेटा? जब बात करेगा रेशो में। भाई 18 36 72 में कॉमन आ रहा है,
कॉमन अगर निकल सकता है ना तो आप निकाल लीजिए, क्योंकि लास्ट में रेशो करना है। रेशो से इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशो में जानकारियां सेम बन जाती हैं। इज इट फाइन, इज इट क्लियर? क्या ये बात आपको समझ में आई? सवाल ये क्लास में कर ही लेने चाहिए, क्योंकि आपने घर पे जब किए होते हैं तो थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट की आवश्यकता बन जाती है बेटा। देखो, अब इस सवाल में ना आप कॉमन मत लेना बेटा, इस सवाल में आप कॉमन मत लेना, क्योंकि इसमें आपसे टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आपको एक ज्ञात करनी पड़ेगी, भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, और आपने सवाल का उत्तर बच्चे बताने ज्ञात कर लिया बेटा। ये बताओ, सवाल सबने कर लिया ना? अरे सबने ये सवाल कर लिया है ना? बहुत बढ़िया बात है। 66 नंबर सवाल बताओ बेटा, एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम सवाल है। एक मोम के आकार का ब्लॉक है, 216, 96, 144 इसके आसन फलकों के क्षेत्रफल हैं। प्यारे बच्चों, ये आसन फलकों के क्षेत्रफल हैं, इसका मतलब ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो रूट के अंदर 216 गुणा 96 गुणा 144 ऐसा आना चाहिए क्या? अरे ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, अगर आसन फलकों के क्षेत्रफल ये मिल रहे हैं तो आपको इस प्रकार की जानकारियां बनानी। ये वाली बात बच्चे 8 घनों के बराबर है, ये वाली बात 8 क्यूब के इक्वल है। यहां से बच्चों आप इन बातों को पढ़कर ए का मान ज्ञात कर पाएंगे। और जैसे तुम्हें ए मिल गया, 3 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पार्श्व पृष्ठ का लेटरल सरफेस एरिया 3 गुणा 4a² ज्ञात करना है। क्या आगे सवाल कर पाओगे क्या? वेरी गुड। 67 नंबर सवाल बिल्कुल उसी तरह का, सारे सवालों का स्ट्रक्चर एकदम सेम जैसा है, इनमें आपको एडिशनल कोई मेहनत करने की नीड नहीं है। जो आपने अब तक क्लास पढ़ी उसके आधार पर यह सवाल तुमसे बन जाना चाहिए। सीजीएल मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ये सवाल भी सीजीएल मेंस का है, ये क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस का है। मेंस के लेवल के सवाल तो आपसे बन जाने चाहिए बेटा। क्या बच्चों, इनमें आपको वॉल्यूम चेक करना है? ऊपर वाले में वॉल्यूम आ रहा है घनाभ का 36, 18, 12। घन का वॉल्यूम आएगा बच्चों 6 गुना 6 गुना 6, तो कितने बन सकते हैं? ये कटेगा 6 बार, 36 6 बार 3 बार, तो सर 36 बन सकते हैं। इतने क्यों बना सकते हो? ये सवाल पेपर में आता है तो बड़ा लगता है कि क्यों आ गया भाई। सुनो बेटा, एक बात मुझे बताना, 90 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर बाहरी माप के साथ में 2.5 सेंटीमीटर मोटाई का एक बंद बॉक्स बनाने के लिए लकड़ी की कितनी आवश्यकता होगी? तो क्या बच्चों आप मुझे बताना, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या आप बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन माइनस करोगे? भाई आप मेरी बात समझो, मेरा ये गिलास है, ठीक है। अब इस गिलास ने इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में ये पूरी इतनी इतनी जगह ले रखी है, इतनी जगह यूज कर रखी है, ये इतने वॉल्यूम का इसने स्पेस कवर कर रखा है। अब इसके अंदर जो पानी जा रहा है वो इसका वॉल्यूम है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसके बीच की जो ग्लास की मोटाई है ना, इसका भी आयतन आएगा, इसका तो वॉल्यूम है ना बेटा। तो कितने आयतन से ग्लास बना हुआ है, इसके लिए आप अंदर के आयतन और बाहर के आयतन को माइनस करेंगे। सर आप मुझे बताओ, जो बाहर का आयतन है ये दिया हुआ है, ये बाहरी माप है बेटा, ये आउटर मेजरमेंट्स हैं, तो बाहरी आयतन तो ये होगा क्या 90 गुणा 75 गुणा 50। अरे ये बाहरी आयतन होना चाहिए क्या? बाहरी आयतन होना चाहिए क्या? सर अंदर का जो मेजरमेंट बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए आपके पास, क्या एग्जांपल लूं, ये रिमोट मान लो। अब देखो इसकी मोटाई बेटा, इसकी मोटाई मान लो 2.5 सेंटीमीटर है, तो इधर में और इधर में दोनों साइड में आएगा ना बेटा, ये भाई इधर भी आएगा इधर भी आएगा, दोनों साइड में जानकारी होनी चाहिए बेटा, दोनों साइड में ये बात बननी चाहिए। तो हर चीज में से 5-5 कम हो जाएगा, हर चीज में से 5-5 कम करोगे, हर चीज में से 5-5 घटाओगे, ऐसा बनेगा। बस इनका डिफरेंस लेके काम कर दीजिए, कुछ और करने की नीड नहीं है बेटा, इतना सा काम करना है, इतनी सी बात को आपको समझना है। ऐसा आसान काम करने के लिए एक काम कर सकते हो, जहां जहां कुछ कॉमन निकले कॉमन निकाल सकते हो बेटा, बाद में डिफरेंस से गुणा कर लेना। ये सवाल तुम्हें सेल्फ करना है, इसमें दिक्कत नहीं है, इसी बात है। √4 पे क्यूब रूट है सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर लंबाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और
एक घनाभ बनाया जाता है, तो इस घनाभ के क्या बोलते हैं, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। पहले तो मुझे घनाभ की हाइट चाहिए, अगर तुम्हें विकर्ण ज्ञात करना है तो एल भी चाहिए, बी भी चाहिए, एच भी चाहिए। एल और बी तो मेरे को पता है, एच ज्ञात करने के लिए वॉल्यूम करेंगे। क्या आप घन के वॉल्यूम की बात करोगे बेटा, तो ये इसका क्यूब रूट था, इसका क्यूब करने पर वॉल्यूम आएगा, और ये आएगा दोस्तों 12 गुणा 9 गुणा हाइट के बराबर। तो 216 गुणा इसका क्यूब होगा 4, 12 गुणा 9 गुणा हाइट हो गया सर, 12 में 108 से 2 बार कटेगा, एच का मतलब आ गया 8। सर डायगोनल कैसे ज्ञात करते हैं? डायगोनल का फॉर्मूला होता है जी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर का मतलब 144 प्लस 81 प्लस 64। बस इस बात को सॉल्व कर दीजिए, रूट के अंदर 289 बनेगा बच्चों, 17 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। अरे मेंसुरेशन 3D ज्यादा आसान है ना बेटा, 2D थोड़ा फिर भी आपको कई बार ज्योमेट्री लगानी पड़ जाती है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, इन पर तो आपको पैनिक होने की नीड नहीं है, ये बातें तो डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करती हैं, ज्यादा तुम्हें इस पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बेटा। 4 कैसे? 4 रूट 3 का क्यूब करोगे 4 नहीं आएगा क्या राखी? बेटा वॉल्यूम कैसे ज्ञात करते हैं बताओ भाई, वॉल्यूम कैसे ज्ञात करते हैं? एडजेसेंट सरफेस का एरिया दिया हुआ है, तो रूट के अंदर 3 गुणा 12 गुणा 16 करोगे, ये 6 और ये 4 हो गया सर, 6 गुणा 4 करेंगे 24 मीटर क्यूब आएगा। मैंने आपको ये बात बताई थी, 1 मीटर क्यूब की वैल्यू 1000 लीटर होती है, तो 24 मीटर क्यूब की वैल्यू 24,000 लीटर होगी। सवाल का उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। 1 मीटर क्यूब की वैल्यू 1000 लीटर होती है। अगर दोस्तों आप 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर यानी 1 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का कोई घन बनाएंगे, उसमें 1000 लीटर पानी आएगा एग्जैक्ट। ये सवाल बेटा 72 में आपको नहीं बताऊंगा। कमरे की चारों दीवारों को पेंट करवाना है, तो कमरों चारों दीवारों का एरिया क्या होगा? 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच, 200 400 और 25, उत्तर बनेगा 10,000 रुपए। बताओ, पेन उठाने की भी नीड नहीं है ना, एलएसए का फॉर्मूला 2 गुणा एल प्लस बी गुणा में एच होता है, वैल्यू भी इतनी आसान है, 12 8 20, 200 400 आएगा, 400 गुणा 25, 10,000 हो गया, खत्म। बेटा ये बताओ सवाल रिपीट है क्या? ये क्वेश्चन रिपीट है ना? 496 गुणा आपने 25 किया होगा, 496 गुणा 25 किया होगा, वेरी गुड। इससे पहले वाला सवाल और ये सवाल एकदम सेम है, तो भी इसका आंसर आया था, बस आगे एक जीरो लगा दीजिए। सेम डेटा सेम सवाल है बच्चे, कोई अलग जानकारी नहीं है, बस उसमें तो पूछ लिया एरिया, इसमें उसको पॉलिश करवा लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटो वाला सवाल भी कल किया था आपने? अरे बताओ, ये इंटो वाला क्वेश्चन भी कल किया था? सोलह मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी, 4 मीटर गहरी खाई में 4 मीटर लंबी 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर स्लैब की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बेटा भाग दे लो बस भैया, ये 16 मीटर है, ये 12 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये खाई है, इसमें 4 मीटर, 50 सेंटीमीटर को 0.5 मानोगे और इसे 0.2 मानोगे क्या? हाँ सर, 4 से 4 काट दीजिए, दोनों पॉइंट हटाओगे, ऊपर में आ जाएगा 100, एक जीरो काट दीजिए। 16 गुना 12 होते हैं बेटा, 16 गुना 12 192, आगे जीरो लगा दो, मामला खत्म। बस ईंटों का सवाल तुमने कल भी किया था, ये बताओ, दीवार की ऊंचाई चौड़ाई की 10 गुना है, ऊंचाई लंबाई ऊंचाई की 8 गुना है, का वॉल्यूम तुम्हें दिया हुआ है, इधर से दीवार को एक तरफ पेंट करने की लागत क्या है? बेटा दीवार को जब पेंट करोगे तो लंबाई और ऊंचाई मैटर करेगी ना, ये लंबाई और ऊंचाई मैटर करेगी, पूरी तो करोगे नहीं। बस क्या बच्चों, आप इस सवाल को करने के लिए चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से खिड़कियां और दरवाजे कम करोगे?
भैया आपका कमरा देखो बना हुआ, जहां बैठे हो आप, उसमें गेट भी है, खिड़कियां भी है। अब अगर कोई व्यक्ति पेंट करेगा तो पेंट कौन कौन से भाग पे करेगा? वो बची हुई दीवारों पे करेगा और छत पे करेगा। तो आप मुझे बताओ, कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको दी गई है। अगर मैं आपसे कंप्लीट चारों दीवारों का एरिया पूछूं, 2 गुणा L प्लस बी गुणा में H होता है, प्लस आपने कहा सर मुझे छत का एरिया भी लेना है। छत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई 15 गुणा 12। इतना एरिया तो मैंने चारों दीवारों का और छत का एरिया मान लिया। लेकिन दोस्तों इसमें ना एक 8 फीट बाई 3.5 फीट आयाम का दरवाजा भी है। तो ये दरवाजा तो पेंट नहीं करोगे बेटा, दरवाजा तो पेंट नहीं करोगे ना आप, पेंट तो केवल अपने कमरे की दीवारों को करोगे। माइनस कर दीजिए। 5/3 की 2 खिड़कियां भी हैं बेटा, 2 खिड़कियां हैं, इनका मेजरमेंट है 3 गुणा 5, ये भी तुम्हें माइनस करना है ऐसा। मतलब कि 27, 540, 540 तो ये हो गया, प्लस 15 गुणा 12 180 हो गया, माइनस 24 और 4 28 ये हो गया, माइनस 5 या 15 30 ये हो गया। आप जानकारी बनाइएगा सर। 0 8 4 12 का मतलब 1 आंसिल 6 और 1 7, 720 में से घटाओ 58, 10 में से 8 गए 2, 71 में से 5 गया 66, ये एरिया आना चाहिए। ये प्यारे बच्चों आपके उस बचे भाग का एरिया आना चाहिए। और मैं इसी को तो पेंट करवाना चाहता हूं, 50 रुपए प्रति फीट की दर से करवाना है। तो भैया 331 आगे 00, डी आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। पैनिक होने की बात ही नहीं है, इसमें तुम्हें चिंता करने की कोई बात ही नहीं थी। इसमें इतना काहे घबरा गए मेरे दोस्त? चारों दीवारों को और तल को करना है, मतलब वही है बेटा, 2 गुणा L प्लस बी गुणा H प्लस एल बी। छत होती है वैसे टैंक की दीवार होती है। पीडीएफ में इतना क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, सारे सवाल है पीडीएफ में। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 25, 20 और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार पानी में डाला जाता है जो आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। देखो ये पूरा आपके पास बर्तन है बेटा, दिस इज अ कंप्लीट बर्तन। इस बर्तन में आपने आंशिक पानी भर रखा है। तो बेटा मेरे को इस हाइट से मतलब नहीं है ना। मान लो आपका पानी इसमें इतना ही भरा हुआ है, मान लो आपका पानी इस बर्तन में इतना ही भरा हुआ है, मेरे को तो ये केवल इतना ही दिखाई पड़ रहा है। तो ये हाइट आपके काम थोड़ी आएगी बेटा। देखो मेरे पास ये गिलास है, मेरी बात को समझना, गिलास में इतना सा पानी है, ठीक है। अब मैं इतने से पानी की बात कर रहा हूं बेटा, मेरे को गिलास चाहिए इतना लंबा होता, उससे मतलब नहीं है। मेरे पास पानी कितना है, इतना सा। अब दोस्तों अगर मैं इसके अंदर कोई चीज डाल दूंगा, अगर इस पानी के अंदर मान लो मैं कोई एक क्यूब डाल दूंगा, तो क्या इस पानी का वाटर लेवल थोड़ा ऊंचा हो जाएगा? बताओ मुझे। थर्स्टी क्रॉ की कहानी सुनी है आपने? इतनी बात तो कौवे को भी पता होती है कि इसके अंदर मैं पत्थर डालूंगा तो पानी का लेवल ऊंचा आएगा। अच्छा पानी का लेवल ऊंचा क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि जो इसके अंदर आपने पत्थर डाला है वो कोई जगह घेरेगा, वो कोई स्पेस लेगा, वो कोई वॉल्यूम लेगा और उतने वॉल्यूम को ऊपर निकाल देगा बेटा वो पानी। यही तो होगा। तो आप अपने सवाल में क्या करना मालिक, आपका जो ठोस घन है उसकी लंबाई है 25, चौड़ाई कितनी है 20 और हाइट कितनी है पता नहीं। हाइट कितनी है पता नहीं है सर। इसमें दोस्तों तुमने इतनी हाइट में तुमने 15 सेंटीमीटर के भुजा वाला घन डाल दिया, तो जितनी हाइट तक वो पानी को उठा के मारेगा, क्या इनका वॉल्यूम इक्वल आएगा? क्या बच्चों वॉल्यूम इनका इक्वल बनेगा? बस। तो सर अगर मैं इस जानकारी को सॉल्व करता हूं, 15 से काटोगे, यूं कह लो ना यार, 5 से काट लो 3, 5 से काट लो 5, 5 से काट लो 3, 5 से काट लो 4। H बराबर 15 तिया 45, 45 तिया 135 बटा 20, 6.75 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा हाँ भैया और भी काट सकते हैं, 27 बटा 4 भी कह सकते हैं, दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर मैं आपको कहना चाहता हूं इस सवाल में ना इस 18 सेंटीमीटर का कोई यूज नहीं था, इसका कोई काम नहीं था, इसका कोई मतलब नहीं था भाई। मेरे पास आप समझो ना, मेरी बात समझे आप, कि ये गिलास मान लो बेटा इतना सा होता, या इतना बड़ा है, या इतना बड़ा है, या गिलास इतना बड़ा होता, उसका मैटर ही नहीं है ना। इसमें पानी कितना है वो चीज देखी, इसके अंदर आपने एक क्यूब डाल दिया तो पानी का लेवल कितना उठा वो देखना है। तो उसके लिए मेरे को केवल क्यूब की लंबाई चौड़ाई काम आएगी, ऊंचाई से मुझे कोई काम नहीं करना बच्चा। हिमांशु वाटर का रियल हाइट मतलब कि पानी इसमें कितनी ऊंचाई तक है, ये
नहीं ज्ञात कर सकते बेटा हिमांशु। हमें कैसे पता? हम तो इतना ज्ञात कर सकते हैं कि पानी कितनी ऊंचाई तक बढ़ जाएगा। हो सकता है पहले ये आधा हो, थोड़ा ऊपर हो जाएगा, हो सकता है 1/4 हो, ऊपर हो जाएगा। ये बात ज्ञात नहीं कर सकता कि पानी का हाइट कितना बढ़ जाएगा। बेटा गोले की त्रिज्या क्या है? देखो अब ये सवाल के लिए आपको चाहिए गोले का फॉर्मूला, आपको चाहिए गोले का फॉर्मूला। गोले का जो देखो घनाभ का आयतन क्या है? 49 इंटू 33 इंटू 24, और गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जब गोला पढ़ेंगे तो आगे इसके बारे में तुम्हें और बताया जाएगा, घबराने की कोई बात है नहीं दोस्तों। सर अगर मैं डेटा को सॉल्व करूंगा ना, आप कह सकते हैं 11 से काटने पर 3, 11 से काटने पर 2, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। आर क्यूब कितना आएगा? देखो 49 ये रहा, 7 ये रहा, सर ये तो बनेगा 343, और 3 3 3 ये बनेगा 27। तो आर आ जाएगा सर 7 गुणा 3 21। ये आपके सवाल का उत्तर हो गया। और अब मैं आखिरी आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड के बहुत बढ़िया। अब आपका बेटा क्यूब एंड क्यूबॉइड का पार्ट पूरा हो गया। ये बैच मैं आपको थोड़ा तेज गति में इसलिए करवा रहा हूं कि मेरे पास आगे समय कम है। जो बच्चे सीजीएल 23 को टारगेट कर रहे हैं ना, उनके लिए हम 5 जून से प्रैक्टिस भी करवाएंगे। मैं चाह रहा हूं इस 2 महीने में लास्ट में कुछ नया नहीं पढ़ो, कुछ नया काम मत करो, आप करो केवल और केवल और प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। जितना ज्यादा अभ्यास उतना रिजल्ट आपका बढ़िया। गौरव कह रहा है जी मुझे एक डाउट ले लो। भैया डाउट का भी समय तो नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, एक सवाल दे दो बेटा। इसमें 3-3 नंबर का मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है, कोई और मेथड है क्या? 3-3 नंबर कौन से तुम्हें मल्टीप्लाई करने हैं भाई? अरे भैया गौरव, तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, आर और सरकमफ्रेंस ये 7 है तो ये 44 होती है। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है ये बात होती है। आपने कहा सर देखो अगर मेरे पास आंतरिक परिधि 440 है, अगर आंतरिक परिधि 440 है तो आंतरिक रेडियस 70 रही होगी। अरे बोलो। और अगर ये 506, 506 का मतलब है सर, 506 का मतलब है 44 एकम 44, सॉरी ये रही है 10.5 गुना। 10.5 गुना है क्या? नहीं, 44 44 6 6 11.5 गुना, 11.5 गुना रहेगी। आप देख लो ना, 44 गुना 11 करो कितना बनेगा? 484। 12 करोगे और बड़ा बन जाएगा, तो ये रहेगा बेटा 11.5 गुना। तो ये भी आपके सामने सेकंड रेडियस है, तो 11.5 गुना बनेगी। 77 और 3.5 80.5। क्या ऐसा होना चाहिए? आपने कहा सर बिल्कुल, मेरे को इसके एरिया को, ट्रैक का एरिया क्या बनेगा? ट्रैक का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। मैंने बताया था आप सम करके सवाल किया करो। इन दोनों का सम कितना बनेगा? 150.5। इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा? 10.5। खर्चा कितना पड़ रहा है? खर्चा पड़ रहा है 6 रुपए का। ये सवाल हो गया। ये दोनों पॉइंट काट लेना, बटा में 100 आ जाएगा, 7 से काट लेना 15 आ जाएगा, और एक स्टेप की गुणा भाग करनी पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं है। इतना काम तुम्हें सवाल में करना ही पड़ेगा। चलिए बेटा, होगा भैया रंजन, लेकिन अभी कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे। ओ बेटा डेफिनेटली 100% ट्रिग्नोमेट्री के पूरे कंसेप्ट आपके बढ़िया प्रकार से क्लियर हो जाएंगे, चिंता मत करो। बस बैच को पढ़ के देखना कितना उस पर सही तरीके से काम करवा रहा हूं। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहा हूं। मेरा जो बैच आएगा ना 5 जून से, ये है तो प्रैक्टिस बैच, लेकिन एक धुआंधार बैच होगा ये। अभी जो आपने अपना मैथ्स का, रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच पढ़ा है ना, उसमें क्वेश्चन टाइप वाइज नहीं है। अब इस प्रैक्टिस बैच में मैंने क्या करा, टाइप वाइज क्वेश्चंस करवा दिए पिछले 5 साल के। तो इससे क्या होगा बच्चे, इससे क्या होगा ना, जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री में एक थ्योरम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। थ्योरम नहीं कहते इसको, बोलते हैं बेसिक आइडेंटिटीज। तो इसी प्रकार मान लो एक और है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ना, मैं आपको उस बैच में ये बातें प्रूव करके नहीं बताऊंगा। हम वो प्रैक्टिस बैच पढ़ेंगे, मैं आपको ये थ्योरम कहां से आई ये बताऊंगा नहीं, ये थ्योरम बताऊंगा
इस पर बेस 10 15 20 सवाल करवाऊंगा। 10 12 में से कुछ 8 9 मैंने करवा दिए, 4 5 आप खुद से करोगे, आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे। और भाई आजकल ना मैथ इजी आ रही है, भाई आजकल ना मैथ इजी आ रही है पेपर में। तुम 2012 13 के सवाल मत करो बेटा, आजकल एग्जाम का लेवल चेंज हो गया है। आजकल स्मार्ट स्टडी करने का समय है, जो एक ऑथेंटिक स्टडी होनी चाहिए स्मार्ट, उसे करने का काम करो, उस पर काम करेंगे अपन। इन लास्ट के 2 महीने में कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे, कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो पुरानी बातें पढ़ा चुके हैं उन पर काम करेंगे बेटा। सुनो बेटा, नहीं बेटा संदीप इतने बैच नहीं होते बेटा, दिन में 4 बैच चल रहे हैं प्लस के, 10 बैच थोड़ी आएंगे भाई। बेटा आज का टॉपिक लिखो आप सिलेंडर। बेटा आज का टॉपिक लिखिएगा सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब होता है बेटा बेलन। सिलेंडर किस प्रकार की फिगर का नाम है बच्चों? सिलेंडर किस प्रकार की फिगर का नाम है? तो आप कहिएगा सर सिलेंडर एक इस प्रकार की आकृति होती है जिसका बेस भी एक प्रकार का वृत्त होता है और टॉप साइड तो बेटा वृत्त आपको दिया ही हुआ है। तो अगर मैं इसको भी ऐसा बना देता हूं, दिस इज कॉल्ड अ सिलेंडर। ये जो आकृति है बेटा इसका नाम है सिलेंडर, इसका नाम है बेलन। ये पूरी आकृति समूची एक तरह से होती है। ये सपाट आकृति बेटा ऊपर से नीचे एकदम पैरेलल, एकदम सेम चलती है। सर अगर मैं इस वृत्त का केंद्र मान लूं ये वाला, तो आप इसकी लंबाई को, इसकी दूरी को ये रेडियस कहेंगे बेटा। और सर ये ऊपर और नीचे रेडियस एकदम सेम होती है, ऊपर और नीचे की रेडियस क्या एकदम सेम होती है? क्या एक जैसी होगी क्या? भैया जब नीचे भी सर्किल है ऊपर भी सर्किल है, दोनों तरफ की आकृतियां बनेंगी तो बात तो एक ही है। और ये जो इनके केंद्रों के बीच की दूरी है, मतलब सीधी दूरी ये वाली बेटा, ये इस बेलन की हाइट होती है, ये इस बेलन की हाइट होती है। दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ अ सिलेंडर। हाइट को आप यहां रिप्रेजेंट करो बेटा, या आप यहां लिख दो, एक ही बात है। अरे सिलेंडर तो ऊपर से लेकर ये नीचे तक का एक जैसा ही पॉइंट होता है, तो इसको समझने में आपको डाउट होना नहीं चाहिए। अभी के लिए मुझे ये बताओ कि सिलेंडर आकृति क्या होती है, आपको समझ में आ गया? सिलेंडर किसे कहते हैं? सर ये बेलन एक ऐसी आकृति होती है जो नीचे से लेकर टॉप से बॉटम तक एक जैसी चलती है। इसका ऊपरी सिरा और निचली सिरा दोनों एक वृत्त होते हैं, दोनों एक वृत्त होते हैं, दोनों क्या होते हैं बेटा? एक प्रकार के सर्किल होते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर इस आकृति को देखना चाहें, आजा भाई पेटी, आजा पेटी, कहां है सिलेंडर? ये रहा। दिस फिगर यू कैन सी, ये आकृति जो मेरे हाथ में है बच्चों, इसका नाम है सिलेंडर, इसका नाम है बेलन। और इसमें देखो आप, ये ऊपर से नीचे तक की कहानी बिल्कुल सेम चल रही है ना, सेम चल रही है। ये होता है बेटा बेलन। देखो ऊपर भी एक सर्किल, नीचे सर्किल है, टॉप और बॉटम पे सर्किल है, बाकी सारी कहानी एक जैसी है। ऐसा ये होता है बेटा इस प्रकार का एरिया, राइट? ठीक, तो आप जरा मेरी बात को समझो। यहां आपके सामने फॉर्मूले क्या क्या बनते हैं बेटा? फॉर्मूले आपने जब क्यूब और क्यूबॉइड किया था, क्यूब और क्यूबॉइड किया था, तो उसमें आपने पढ़ा था LSA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या था बच्चे? क्या था वो? क्या था? आप कहना सर टॉप और बॉटम को छोड़ दिया, बाकी की चारों दीवारों का एरिया, यही ना? बाकी की चारों दीवारों का एरिया था। तो यहां बच्चों लेटरल वर्ड यूज नहीं करते, लेटरल यूज करते हैं केवल और केवल हम पार्श्व सतह के लिए। ये जो एरिया होता है इसका नाम होता है CSA। CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया। इंग्लिश में इसे बोलते हैं बच्चों कर्व सरफेस, हिंदी बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब इसका मतलब क्या है? सुनो, मेरे पास ये सिलेंडर है बच्चों, आप जो इसका एरिया ये देख पा रहे हैं गोलाई वाला, ये वाला एरिया, जितना एरिया मेरे बीच का देख पा रहा हूं ना, जहां मैं हाथ लगा रहा हूं बेटा, ये सारा एरिया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। ये सारा एरिया इसका क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया है बच्चों, यही तो है। और इसका हमें एरिया ज्ञात करना है, इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला 2πRh होता है। 2πRh होता है, 2πRh। मेरी बात सुनिएगा, वक्र पृष्ठ का एरिया होता है बेटा 2πRh।
टू पाई आर एच क्या है, टू पाई आर एच क्या है, तुम एक बार समझो, एक बार समझो। ये मेरे पास एक न्यूज़पेपर है, आज का रिजल्ट है यूपीएससी का, पेपर में ऐड आई हुई है, ठीक है। इसमें यार कोई सिंगल पेज नहीं है क्या, चलो कोई बात, मैं लेता हूं। बच्चों ये बताओ, ये आपके सामने शेप है कि एक आकृति है बेटा, तो क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये एक आयत है, क्या ये एक आयताकार आकृति है, आयताकार। बच्चों आयत के इस भाग का, आयत के इस पार्ट का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा। आप कहना सर ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मतलब ये, ऐसे मान लो, लंबाई का मतलब ये वाला एरिया, लंबाई ये वाला, और चौड़ाई मतलब ये होता है सर, लंबाई होता है ये, और ये होता है सर, यही होता है। अच्छा अगर मैं इसी अखबार को थोड़ा सा ऐसा फोल्ड करके, थोड़ा सा ऐसा फोल्ड करके बेटा, थोड़ा सा फोल्ड करके अगर ऐसी आकृति बना दूं, मान लो एक पल के लिए, अखबार को मैं फोल्ड करके ऐसा बना दूं बेटा, तो क्या ये एक सिलेंडर बन गया। अगर मैं इसी अखबार को मान लो ऐसा चिपका के यहां से ऐसा बनाऊं, सिलेंडर बन जाएगा। बच्चे जो आपकी लंबाई थी, लंबाई, जो आपकी लंबाई थी, क्या इस सर्किल की परिधि बन गई, क्या इस सर्किल की परिधि बन गई। सर्किल की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और हाइट जो आपकी बेलन की उसकी चौड़ाई थी, वो इस बेलन की हाइट बन गई है। तो ये सेम फॉर्मूला ही तो है, अरे ये सेम ही तो है भाई, कोई अलग बात नहीं है। तो दिमाग पे चिंता मत पालो कि अरे ये तो कोई अलग फॉर्मूला है, नहीं बेटा, वो आकृति लंबाई थी, लंबाई को तुमने सर्किल की शेप में मोड़ दिया, तो वो क्या बन गया, 2 पाई आर बन गया। जो उसकी चौड़ाई थी, तुमने अब हाइट कह दिया, नाम बदल दिया। एक आपका दोस्त चिंटू था, उसको तुमने कह दिया मैं तेरे को आज से पिंटू बोलूंगा, तो कोई बदल थोड़ी जाएगा, नाम तुमने बदल दिया, बात तो सेम रहेगी बेटा। तो ये 2 पाई आर एच हो गया, खत्म बात। वक्र पृष्ठ का एरिया हो गया 2 पाई आर एच। अगर मैं इस सवाल में दोस्तों आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ लूं, तो टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी टोटल एरिया चाहिए भैया। अब आप कहना सर टोटल एरिया चाहिए ना, देखो आपको साइड वाले तो काउंट करने ही करने हैं पक्का, ये ऊपर का और नीचे का भी काउंट करना पड़ेगा भाई। अगर मैं ये काउंट कर रहा हूं पूरा मामला, सर ये ऊपर और नीचे भी तो काउंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि एक तो 2 पाई आर एच है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है। ये 2 पाई आर स्क्वायर क्यों आ गया सर, एक सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, दो का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। अरे सर बात समझ में आ गई। 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, आर प्लस एच बनेगा, आर प्लस एच बनेगा। क्या तुमको ये पॉइंट समझ में आया क्या। अभी तुमको क्या समझना है, सीएसए और टीएसए का, सीएसए और टीएसए का फॉर्मूला। सीएसए का मतलब होता है वक्र पृष्ठ, या बोलते हैं कर्व्ड सरफेस का एरिया। टीएसए मतलब टोटल सरफेस का एरिया। बच्चों एक छोटी सी बात मुझे और बताना, सीएसए में अगर मैं टीएसए का भाग दे दूं, ये तुम्हें अक्सर सवालों में मिलेगा कि एक बेलन के कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का ये रेशो है, ये अनुपात है। तो आप ऊपर क्या बनाओगे, 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर आर प्लस एच। सर अगर मैं इनमें ढंग से देखूं ना, 2 पाई आर कट रहा है, एच आर प्लस एच बन रहा है। ये वाले फॉर्मूला आप समझना कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का जो रेशो बनेगा भाई, वो एच और आर प्लस एच का रेशो बनता है। किसी एग्जाम में मैं आपको बोल देता हूं कि भैया मेरे पास एक बेलन है, इसमें सीएसए और टीएसए 3:8 में है, तो क्या तुम ये समझ लोगे क्या कि यकीनन इस बेलन की हाइट रही होगी, हाइट रही होगी वो 3 रही होगी, और रेडियस 5 रही होगी। ये बात तुम्हें तुरंत एज्यूम कर लेनी है कि भैया हाइट इसकी रही होगी वो 3 रही होगी, सॉरी माफ कीजिए, हाइट 3 रही होगी और रेडियस इसकी 5 रही होगी। ये रेशो है एच अपॉन आर प्लस एच। अब मैं बात क्यों बता रहा हूं, ये सवाल पक्का बनते हैं पेपर में। और अब ये काम मत करना कि बार बार लिखोगे 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर कटेगा सर, एच अपॉन आर प्लस, ये पता लग गया हमें, ये पता लग गया भाई। प्रैक्टिस से इस बात पे कमांड करेंगे, और ये बात हम अपनी मर्जी से, एच को 5 नहीं मान सकते, हाँ नहीं मान सकते। अरे मेरे भाई जब ऊपर एच लिख कर दिया हुआ है, जब ऊपर एच लिख कर दिया हुआ है और इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो भैया कैसे मान लेगा 5, सौरभ यार कोई लॉजिकल बात तो किया कर मेरे भाई। जब तुमको मैं ये कह रहा हूं कि भैया सवाल मेरा ये है, एच बटे आर प्लस एच, ये चीज बराबर है 3/8 के, तो इनका कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। ये एच तो 3 बनेगा और एच 3 है तो आर 5 बनेगा, और वैल्यू कैसे पुट करोगे भाई। अरे ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई तुम्हारे। फिर बेटा पर्चा पाड़ देते हैं मास्टर पे, हमें तो समझ नहीं आती मैथ,
कहीं और पढ़ लें क्या, कहीं और ट्राई कर लें क्या? इस क्लास में तो समझ नहीं आता है हमें, कैसे समझ में आएगा भाई? सुनो बच्चों, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कहानी वॉल्यूम की, अब मैं तुम्हें कहानी बता रहा हूं आयतन की। जरा आयतन के बारे में समझना बेटा। आयतन का मतलब क्या होता है? जब तुम इस बेलन के अंदर कोई लिक्विड, वो कह रहा है एच बड़ा होगा, क्या जरूरी एच बड़ा होगा? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? कौन कह रहा है एच बड़ा होगा? मेरे पास ये इतना सा बेलन है, ये लो, मेरे पास ये बेलन है, अब बताओ इसकी हाइट बड़ी है कि इसका रेडियस बड़ी है? अबे कैसी बात कर रहे हो यार? ये सिलेंडर है बेटा, ये सिलेंडर है, गौर से देखो। ये ना इस प्रकार के सवाल पहले भी आते हैं। मैंने कल एक सवाल किया था रेक्टेंगल, मुझे याद है जब मैं क्यूबॉइड कर रहा था ना, मैंने एक सवाल किया था, तो उसमें एल 15 आ गई थी, मान लो बी का मान 40 आ गया था। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर ये गलत है, लंबाई हमेशा बड़ी होगी। उस टाइम मुझे ऐसे मन में विचार तो आया था कि इसको हड़का दूं, मैंने कुछ कमेंट नहीं किया, इग्नोर कर दिया। भाई ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि लंबाई ज्यादा आएगी। आप अपना एक क्यूबॉइड ऐसा भी तो मान सकते हो, ऐसा भी तो मान सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? हो सकता है। तो ये इस तरह की ना बिना सर पैर की बातें मत किया करो, बहुत बढ़िया से रेल बढ़ाऊंगा तुम्हारी। प्यारे बच्चों, ये आपके पॉइंट की बात आपको समझ में आ रही है कि रेडियस होगी और ये इसकी हाइट हो। आपने कहा हाँ सर, अगर कर्व सरफेस एरिया ज्ञात करना है तो कर लेंगे, टोटल सरफेस एरिया भी कर लेंगे, और सीएसए टीएसए का रेशो क्या बनेगा? एच अपॉन आर प्लस एच, एच अपॉन आर प्लस एच। मुझे लग रहा है ये आशीष ब्लॉक होने के लायक आदमी है, ये क्लास में पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा, टाइम पास कर रहा है। बेटा इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है, इसका जो आयतन है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। सर ये कुछ अलग बात नहीं है, सर ये कुछ अलग बात नहीं है, ये कुछ अलग बात नहीं है। आप मुझे बताओ, मेरे पास एक टंकी है बेटा, ये मेरे पास एक बॉक्स मान लो, एक टंकी मान लें बेटा, देखो ये एक टंकी है ना, ऐसा एक डब्बा मान लो इसको। तो बेटा ये एक बताओ कौन सी शेप है? क्यूबॉइड। अरे ये एक क्यूबॉइड शेप है क्या? अब अगर ये क्यूबॉइड शेप है तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो क्या आता है? एल गुणा बी गुणा एच, एल गुणा बी गुणा एच। अगर मैं इसको पिघलाकर या तो डब्बे को तोड़ मरोड़ कर इससे एक सिलेंडर, एक बेलन बनाऊंगा, तो उसका भी आयतन सेम रहेगा। आयतन क्या होता है? आयतन सर आपने कहा एल गुणा बी गुणा एच। अरे एल गुणा बी गुणा एच को आप ये भी तो कह सकते हो, एल गुणा बी क्या है? ये उसके आधार का क्षेत्रफल है, ये उसके आधार का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ बेस है, और हाइट ऊंचाई होती है। तो यहां भी मैंने सेम काम किया है, मैंने कोई अलग काम थोड़ी किया है। अगर मेरा सर्किल एक वृत्त था तो पाई आर स्क्वायर एक वृत्त का एरिया है दोस्तों, और एच एच अपनी हाइट है। तो बेलन का जो आयतन बनेगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का जो आयतन बनेगा पाई आर स्क्वायर एच बनेगा दोस्तों। एच की वैल्यू, सर माफ कीजिए, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू बेटा अप्रोक्स 22/7 होती है, या हम इसे 3.14 के अप्रोक्स मानते हैं। देखो ये एग्जैक्ट बराबर तो नहीं है, एग्जैक्ट बराबर तो नहीं है, लगभग माना जाता है। तो अब ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जिनमें सवाल के ब्रैकेट में लिख कर देगा कि पाई बराबर 3.14 लेवें, ऐसा लिख कर देगा। तो जिस सवाल में ये बात लिखी आ जाए ना, जिस सवाल में ये पॉइंट लिखा आ जाए ना, वहां पाई को 3.14 ही मानना बचे, क्योंकि वो तुम्हें डेटा कैलकुलेशन इस टाइप की देगा कि 3.14 से सवाल जल्दी बनेगा। 22/7 के धर्म संकट में फंस जाओगे, फिर बात बन नहीं पाएगी, सवाल बन नहीं पाएगा। वैसे अपन नॉर्मली क्या मानते हैं? 3.14, ठीक है सर। कोई भी फिगर हो, वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होगा। अगर वो आकृति नीचे से ऊपर तक एक जैसी है तो, अगर वो आकृति नीचे से ऊपर तक एक जैसी है तो, जैसे मैं ये सिलेंडर कह रहा हूं, ये जैसा बताओ इसका बेस है वैसा ही इसका टॉप है, मतलब बिल्कुल सेम चल रहा है। देखो बीच में कहीं भी ये टूटा नहीं मुड़ा नहीं है, एकदम सेम चल रहा है। क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड वो भी एकदम बराबर चलता है। अगर दोस्तों मान लो मेरे पास एक होता हेक्सागन बेस वाला या प्रिज्म होता, सब में एक ही बात चलती है। सौरभ कहते हैं कौन में भी होगा। भाई सौरभ, मैंने जो अपने जीवन में कौन पढ़ा है उसमें तो होता नहीं बेटा, बाकी तुमने जो पढ़ा है उसकी बात मैं बता नहीं सकता। अच्छा एक मुझे आखिरी बात और बता दो, फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। नहीं बेटा सौरभ कुछ अलग तरीके से पढ़ता है बेटा, एक्चुअली हमारे मास्टर की कमी थी, उसने बताया नहीं मुझे। सुनो मेरी बात को ध्यान देना,
बच्चे जो भी, मैं देखो अभी सिलेंडर की बात कर रहा हूं, मेरे सारे क्वेश्चन ना सिलेंडर चलते हैं। सिलेंडर का जो एरिया होता है बेटा, एरिया, एरिया आपने मुझे अभी बताया कि सर देखो, चाहे टोटल सरफेस एरिया है चाहे कर्व सरफेस एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे चलो टीएसए की बात ही कर लो। तो ये आपने बताया कि अगर मैं सीएसए और सीएसए, ये होता है 2 पाई आर एच। अगर दोस्तों मैं इसमें गौर करूं ना, देखो टू तो है कांस्टेंट, टू तो है कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू होती है। पाई भी कांस्टेंट है क्या भाई? कोई भी सवाल आए पाई का मान तो फिक्स है, हम 22/7 ही लेते हैं। लेकिन आर और एच क्वेश्चन में बदला जाता है। तो एरिया जो होता है बच्चे, वो रेडियस पर भी डिपेंड करता है, एरिया जो होता है वो हाइट पर भी डिपेंड करता है। भैया एरिया जो होता है वो रेडियस पर भी डिपेंड करता है, एरिया जो होता है वो हाइट पर भी डिपेंड करता है। भाई जैसे जैसे आप अपने सिलेंडर की हाइट बढ़ाओगे बच्चों, एरिया बढ़ता जाएगा ना। जैसे जैसे अपने सिलेंडर की रेडियस बढ़ाओगे, एरिया बढ़ता जाएगा ना। तो एरिया दो चीजों पे डिपेंड करता है, एरिया दो बातों पे डिपेंड करता है। किन किन पे? रेडियस पे और हाइट पे, रेडियस पे और हाइट पे। इस पर सवाल क्या बनेगा सर? सवाल क्या बनेगा? तुम्हें सवाल ऐसा देंगे कि एक बेलन है, इसकी त्रिज्या को 10% बढ़ाया गया है, इसकी ऊंचाई को 5% कम किया गया है, एरिया में कितना चेंज बनेगा? तो क्या आपने ऐसे सवाल पढ़े हैं पहले? आप इस पर एक्स वाई वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप इस पर रेशो भी लगा सकते हो, आप इसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से भी कर सकते हो। इन सारे सवालों करने का एक ही तरीका होता है। तो ये ध्यान रखना बस कि एरिया सर होता है ना, वो रेडियस और हाइट दोनों पर डिपेंड करेगा। लेकिन वॉल्यूम, अब इस बात को समझे बेटा, वॉल्यूम का आपने मुझे क्या फॉर्मूला बताया था बेलन का? मुझे तो याद नहीं है, बताओ ना एक बार, ये होता है क्या? सर आपने कहा देखो पाई तो कांस्टेंट है, पाई पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना वॉल्यूम है ना, वो सर आर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और वॉल्यूम अपना हाइट पे डिपेंड करता है। सर इस प्रकार से आपके वॉल्यूम की कैलकुलेशन होती है। अगर मैं आपको किसी सवाल में कह दूं कि मैंने एक सिलेंडर की रेडियस को 10% बढ़ाया, मैंने उसकी हाइट को 20% कम कर दिया, तो आप मुझे बताओ आपके वॉल्यूम में कितना फर्क पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों, आप इस सवाल को देखो रेशो में करोगे ना, रेडियस तुमने 10 से करी है 9, तो इस बात को 2 बार लिखना, इस बात को तुम 2 बार लिखना। सब 2 बार क्यों? क्योंकि आप रेडियस का स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं, वॉल्यूम के लिए इसका स्क्वायर आता है, इसके लिए बेटा। और हाइट, हाइट मैंने 20% कम करी है, और माफ कीजिए बढ़ाया बेटा, बढ़ाया। अरे वो कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 से 4 कर दूं क्या? 5 से 4 कर दूं क्या? नहीं देखो उत्तर क्या रहा है वो छोड़ो, मेरे को उत्तर नहीं चाहिए। मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि अगर एरिया कभी देखना हो ना, तो आर और एच का मान एक एक बार लेते हैं। लेकिन अगर कभी वॉल्यूम की बात आ जाए, कभी आयतन की बात आ जाए, तो आर का स्क्वायर लेके चलना बच्चों, क्योंकि आर इसमें 2 बार आता है। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? आपको ये बात समझ में आई? चलिए अभी दोस्तों फिर इतना ही करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे, सवाल शुरू बाद में करेंगे। फिलहाल जितना आपने पढ़ लिया इसके नोट्स बनाइए, इसको लिखिए, इसको अच्छे से कवर करना। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, ओनली 5 मिनट्स।
हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। बेटा इसके फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले बेसिक वाले और मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो इनके आधार पर बनते हैं। अब इसके जो इजी इजी फॉर्मूले हैं ना, उनका काम करना है आपको। जैसे ये रहा, अब ऐसे सवाल पेपर में आते हैं जिन पे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और अपने सवाल का उत्तर याद करना है। इनमें आपको डीप से कुछ अलग से सिखाने वाली बात नहीं होती, कुछ सवाल अलग से बताने वाले आएंगे, उनकी बात मैं अलग से करूंगा। फिलहाल केवल इस बात को समझिए, एक बेलनाकार आकार का बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, व्यास 14 दिया है बच्चों, रेडियस आ गई 7 और हाइट आपको दी गई है 25। आपसे पूछा गया टीएसए, टीएसए का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर, आर प्लस एच। बताओ यही फॉर्मूला है। तो आपको जानकारी को क्या समझनी है कि इसमें सवाल आपका बनता है ना उत्तर, वो 11 का मल्टीपल बनेगा, क्योंकि पाई आ गया, क्यूब और क्यूबॉइड में पाई नहीं था। यहां जो उत्तर बनेगा वो आपकी 11 का मल्टीपल बनेगा। और बहुत सारे ऑप्शन में ये बात आपकी हेल्प कर देते हैं। जैसे 6 6 यहां बन रहा है, यहां बच्चों 10 और 5 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 और ये 8 ये 11 मल्टीपल नहीं है। या तो उत्तर बनेगा ए और या बनेगा सी। अब मैं लगाऊंगा यूनिट डिजिट, जैसे 2 गुणा ये 22/7 है, आर का मान 7 है, आर और एच का जोड़ बन रहा है 32, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो सर 44 गुणा 32 करोगे, यूनिट डिजिट 8 बनेगा, उत्तर सी कर पाओगे? पेपर में ऐसे डायरेक्ट सवाल बनेंगे तो आपको इन पर किसी बात को पूछने की, चेक करने की नीड नहीं है। बस तुरंत सवाल को देखिए, देखते टिक कर दीजिए। इतना मामला आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, इतनी बात आपके लिए काफी है। ये सवाल तुम्हें सेल्फ करना है बच्चों। जो सवाल बताओ डायरेक्ट फॉर्मूले वाले हैं वो तो सेल्फ कर लोगे ना, जिनमें कोई सोचने विचारने वाली बहुत बात नहीं है। भाई मैं आपको कह रहा हूं आधार की त्रिज्या 2 है, ऊंचाई 6 है, वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं भैया, फॉर्मूले से बनेगा, बिना फॉर्मूले के और कोई तरीका नहीं है। आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके कर लोगे सवाल ना। इसमें आपको स्पेशली बोला है कि पाई का मान 3.14 लेना है। तो अगर पाई का मान 3.14 लेना है तो आगे इस सवाल का उत्तर ज्ञात करना है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच को रखते उत्तर ज्ञात करना है। आपको पता है 3.14 लूंगा, पाई आर स्क्वायर एच। सब डेटा मुश्किल नहीं है बेटा, मैं 100 लूंगा, 25 से कटेगा 4 बार, ये कटेगा 6 बार, 1884 उत्तर बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। जिस सवाल में ये कह देगा कि पाई का मान 3.14 लेना है तो वहां ध्यान रखना 3.14 ही लेना बेटा, कहीं मान को चेंज मत कर देना। ये सवाल मुझे नहीं आता, मतलब कि मैं बताऊंगा नहीं आपको। पाई आर स्क्वायर एच तुम्हें सेल्फ करना है। टोटल, अरे पिंकी जब कुछ ना बोले तो टोटल ही होता है। अगर उसको कर्व चाहिएगा स्पेशली बोलेगा। अगर तुम अपने घर पे मम्मी को बोलोगे कि मम्मी मुझे रोटी देना, रोटी कितनी मांग रहे हो? आधी की पूरी? अगर आप घर पे कहते हो मुझे रोटी दे दो, तो रोटी क्या पूरी मिलेगी तुम्हें? अगर स्पेशली आपको आधी रोटी चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे को आधी रोटी लेनी है। अगर एग्जामिनर को कर्ड सरफेस चाहिए तो वो आपको बोलेगा कि आपको कर्ड चाहिए। अगर उसने एरिया बोला है तो पूरा ही होता है हमेशा। ये सवाल तुम्हें सेल्फ करना है बेटा। बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिर्फ आपको वैल्यू ज्ञात करनी है और कुछ नहीं करना बेटा। 2 पाई आर, आर प्लस एच करोगे तो भैया आर प्लस एच करोगे, ये जानकारी बनेगी। अब इस गुणा भाग को सॉल्व कर लेना। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई आपके लिए अलग से बात है, कोई अलग से बात आपको समझनी है यार। ये ना यहाँ पे मुझे लग रहा है हाइट इसकी पाई/2 नहीं, हाइट आनी चाहिए r/2, हाइट आनी चाहिए r/2, हाइट ये होनी चाहिए। तो आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा 2 पाई आर गुणा 3r/2, 2 से 2 कैंसल, 3 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा चेंज कर लेना इसको, यहाँ पे r कर लेना r। ठीक, इतना इजी पेपर में आता है क्या? नहीं बेटा, ये इतनी इजी पेपर में नहीं आते। मैंने वैसे ही ना इनके आगे एग्जाम का नाम लिखकर, एग्जाम की तारीख लिखकर ऐसे मॉर्निंग इवनिंग चिपका दिया। पेपर में नहीं आते बेटा। ये सवाल आपसे तब पूछे जाएंगे जब आप इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर बन जाओगे ना। आप किसी के यहाँ रेड मारोगे, उसे बोलोगे तेरी फाइल दिखा भाई, रिकॉर्ड अपडेट दिखा, तो कहेगा नहीं 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 नहीं, पहले एक बेलन का कुल सतह का एरिया बताओ तब फाइल दूंगा। पहले आप बेलन का कुल सतह का एरिया बताओ, उसके बाद बताऊंगा।
पेपर में नहीं आएगा, वहां काम आएगा ये। 7 नंबर सवाल नहीं, 8 नंबर सवाल देखो। इसमें आपको जानकारी पढ़नी है रेशो। देखो मैं जानता हूं बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय मतलब 2 पाई आर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों ये अगर 88 और ये 132 है, ये अगर 88 और ये 132 है, क्या ऐसा है क्या? ये 88 और ये 132 है क्या? अब देखो इस चीज को समझने के लिए ना आप जल्दी कैसे करोगे, पहले बताओ बेसिक वाला तरीका कि एक बच्चा बेसिक बात क्या करता है, 2 पाई आर एच की वैल्यू आपको दी गई है 80, और यहां दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच दिया गया है, वो दिया गया कितना, 132। अब आप ये बता दो मुझे, आप ये बता दो बेटा मुझे, मेरे को हाइट चाहिए, हाइट, मेरे को हाइट ज्ञात करनी है। अब आर और एच में से कोई बात मिल जाए तो मैं मामला अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लूंगा। क्या मेरी बात बन जाएगी दोस्तों? मैं एक काम करता हूं, मेरे को हाइट चाहिए ना, तो मैं अपने किसी एक डेटा में से आर को गायब करने की कोशिश करता हूं, आर को गायब करने की कोशिश करता हूं। आर का मान 88/2 पाई एच कह सकते हो क्या? आर का मान ये वाली बात कह सकते हो क्या? हाँ सर कह सकते हैं। इसमें पुट कर दो, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 88 गुना 88 बटा 2 का स्क्वायर 4, सॉरी 2 पाई एच है, 2 पाई एच, 2 पाई एच 4। ये दोस्तों पाई का स्क्वायर है, पाई का स्क्वायर है। एक बार मैं इसको भी पाई रहने देता हूं ताकि आगे बाद में कटिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी, आप बातों को समझो। और ये बच्चों एच स्क्वायर है, बराबर एच करूंगा तो क्या 132 आना चाहिए? क्या 132 आना चाहिए? पहली बात तो ये। आपने एक बात ट्राई करी, पाई से पाई कैंसिल हो गया सर, 4 से ये कटेगा 22 बार, 22 से कटेगा 6 बार, एच से एक बार एच काट दीजिए, तो एच की वैल्यू कितनी बननी चाहिए बेटा? एच की वैल्यू बननी चाहिए 88/पाई गुणा में 6। आप कहना सर पाई का मान तो मुझे पता है, मैंने बचपन से पढ़ा है, 22/7 होता है, 4 बार कटेगा। 28/6 का मतलब क्या होगा बेटा? 14/3। इसे क्या बोल सकते हैं? 4 सही 2/3। ऐसे आप इस बात को काउंट कर सकते हैं। ऐसे बच्चों आप इस बात को ट्राई कर सकते हैं, और कोई चिंता की बात नहीं है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज को दूसरी चीज में एडजस्ट कर लो। अगर मान लो मेरे को इस सवाल में हाइट चाहिए होती, तो अगर इसमें बेटा सॉरी हमें आर चाहिए होती, आर चाहिए तो मैं इस फॉर्मूले में से एच खत्म करता, तो मैं इसमें से एच खत्म करता। तो एच खत्म करने के लिए मैं एच की वैल्यू 88/2 पाई आर उठा के इसमें डाल देता। तो जैसे ही आप इन बातों को समझोगे, सारी चीजें आपके लिए आसान बन जाएंगी। फाइन, सुनो बेटा, एक लंबवर्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय तो क्या होगा, 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये बराबर है बच्चों 1617 के, ये बराबर है 1617 के। आधार का व्यास बच्चों 21 है, व्यास 21 है, ध्यान रखना, रेडियस 21/2 आएगी। अब आयतन ज्ञात करने के लिए पहले आपको हाइट ज्ञात करनी पड़ेगी, पहले हाइट ज्ञात करनी पड़ेगी बच्चों। तो आप कहना सर 2 गुणा 22/7 गुणा 21/2 गुणा, एक सेकंड, अगर आपने 11 से इसे कट किया, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 49। सर आप बता दो 21/2 प्लस एच की वैल्यू क्या 49/2 आएगी? ये बताओ सर, ये अगर घटाओगे बचेगा 28/2, एच आ गया 40। बस अब तुम्हें फॉर्मूला याद है, पाई आर स्क्वायर और ये हो गया एच, हो गया सर। 7 दूनी 14 से कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे 11 बार, 441 गुणा 11, 11 से करना कितना आसान है, 1 5 8 4। ये सी आपके सवाल का उत्तर बनेगा। वास्तव में 3D आसान है बच्चे, 2D में आधी ज्योमेट्री पढ़नी पड़ जाती है। ट्रायंगल में, क्वाड्रिलेटरल में, सर्किल में, पॉलीगन में जितने कंसेप्ट मेंसुरेशन के हैं, उससे ज्यादा बातें ज्योमेट्री की काम आती हैं, लेकिन इनमें ज्योमेट्री का इतना बड़ा फेज काम नहीं आता। आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन में लेके जाओ। 2017, 18, 19, 20
इनके सवाल कर लो। तो मत जाओ बेटा 2010 में क्या हुआ था, 8 में क्या हुआ था। पेपर का ट्रेंड चेंज हो गया। आजकल एसएससी के लेवल जिस प्रकार के आ रहे हैं उन पर काम करने की कोशिश करो। बेटा ये जो लेटरल सरफेस एरिया कह रहा है, बेलन का लेटरल सरफेस एरिया भी कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है क्या? अरे बोलो, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है क्या? हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर, यही होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो इसका मतलब 2πr(h). वैसे मुझे ये सवाल आपको दे देनी चाहिए घर से करके लाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं आज ये सवाल तुमको दे भी दूंगा तो कल बच्चे क्लास में ले आएंगे कि सर हमसे तो नहीं हो पाया एक भी सवाल। 22 एकम 22, 22 छिका 132, आर का मान आ दोस्तों 8। अगर दोस्तों आर का मान 8 आ रहा है तो आयतन बनेगा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 64, एच का मतलब 7। सवाल का उत्तर बनेगा 22 गुना 64 और यूनिट डिजिट बच्चों 8 बनेगा। 8 दो ऑप्शन संभव नहीं है। अगर 22 छिका करूंगा 1320, उत्तर ए बनना चाहिए बेटा। सर आसान कैसे करेंगे, मेरी बात को समझना। तुम 22 का गुना 60 से कर लो, 22 छिका 132, मेरा उत्तर 1320 से बड़ा बनेगा। 1320 से बड़ा एक ही ऑप्शन है। गुणा भाग पूरे मत किया करो, सवालों को आसान करने का काम किया करो। 11 नंबर सवाल हमने अभी अभी किया था, मुझे बताने की नीड नहीं है। डायरेक्ट आपको पाई की वैल्यू पुट करनी है। इसमें पाई की जगह पाई रखना है। ये सवाल तुम्हें सेल्फ करना है बेटा। ये देखो, जो सवाल मैं तुम्हें पहले समझा रहा था ना, देखो ये सवाल करने के लिए तुम्हें पेन उठाने की भी नीड नहीं है। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का टोटल पृष्ठ, रेशो आपको 3:7 का दिया है, तो देखते ही समझ गए क्या ये h प्लस आर प्लस एच रहा होगा। सर h की वैल्यू इसमें 3 रही होगी, r की वैल्यू 4 रही होगी। मैंने पूछा हाइट और रेडियस का अनुपात बताओ, 3:4 उत्तर बन जाएगा क्या? अब बताओ इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या फॉर्मूला चाहिए, क्या इस पे काम करना है, कुछ होगा ना बेटा। ये पता होना चाहिए कि सी एस ए टी एस ए 3/7 है, तो हाइट आपकी 3 रही होगी, रेडियस 4 रही होगी, काम खत्म। अब जो बच्चा पहली बार पढ़ेगा, जो पेपर में जाएगा, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा, अरे ये तो मुझे आता है 2πr(h) और ये होता है 2πr(h प्लस πr² 2 बराबर करेगा वो 3/7। फिर वो इनमें कुछ कॉमन लेगा, फिर वो जुगाड़ करेगा, फिर माथा पच्ची करेगा। तुम्हें ये सब नहीं करना रे, तुम बड़े स्मार्ट बालक हो यार, तुम थोड़ी करोगे ये काम कोई। सुनो बेटा, ये आपका सिलेंडर 1 है, ये आपका सिलेंडर 2 है। मेरे को चाहिए अनुपात, अनुपात चाहिए तो फॉर्मूला पाई, देखो पाई इसमें भी आएगा, पाई इसमें भी आएगा, हटाओ। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब इसमें 4, आर स्क्वायर का मतलब 9। हाइट, हाइट इसमें आ रही है 5, हाइट इसमें आ रही है 3। सर इतना सा काम करना है, इतना सा काम करना है। तो 20:27 उत्तर बन गया। सीएचएसएल में ये बात आएगी जो 2023 का एग्जाम आएगा, ये सवाल तुम्हें मिलेगा, कर लोगे ना? अरे कोई दिक्कत नहीं आशीष भाई, चिल मारो यार। कुल पृष्ठ का क्षेत्रीय, सॉरी वक्र पृष्ठ से अनुपात पूछा है। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, पहले टीएसए बोला है, बाद में सीएसए बोला है। तो तुम्हें पता है ना ये बात, ये वाला आर प्लस एच होता है, यहां अकेला एच होता है। हाँ सर, 25 और 9 34 होता है, ये केवल 25 बनता है सर, ये उत्तर बन जाएगा। भाई मैं तुम्हें कोई गलत आइडिया नहीं बता रहा हूं, जो चीज पेपर में आती है वो बता रहा हूं। बेटा दो बेलन के आयतनों का अनुपात है। देखो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई r1 स्क्वायर h1, दूसरे वाले में है पाई r2 स्क्वायर h2। आयतन ये हो गया। आयतन का अनुपात दिया हुआ है xy। अब आपको समझदारी से ना x पाई पाई को लिखना नहीं है। ऊंचाइयां दी गई हैं a अनुपात b में, पहले वाले की ऊंचाई को a, दूसरे वाले की ऊंचाई को b मान लूं क्या? तो आप कहना सर r1 स्क्वायर और r2 का स्क्वायर बनेगा ना, वो xb/ya बनेगा, और रूट लेंगे तो ये आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। चाहे सवाल सीजीएल का है, चाहे सवाल सीपीओ का है, चाहे सवाल सीएचएसएल का है। अगर आपके मन में किसी प्रकार का खौफ था मेंसुरेशन को लेकर, धीमे धीमे दूर हो रहा होगा बेटा। चीजें धीमे धीमे आपसे बनती आ रही होंगी। मैं नहीं कह रहा कि एक दिन में सब बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर फॉर्मूले रिवाइज करोगे तो मामला बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर बेटा आपके व्यास का रेशो ए बी है, तो रेडियस का रेशो भी ए बी बनेगा क्या? अरे क्यों बनेगा भाई, तिरछा गुणा करेगा ना, यही आंसर बनेगा। अरे भैया जे के लिए बहुत ऊपर की बात है, कैलाशी है।
मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो रेशो आपके डायमीटर का है वही तो रेडियस का बनेगा। ये सीजीएल मेंस का पूछा हुआ सवाल है। देख लो भाई साहब क्या लेवल की बात है, कर लोगे क्या? अरे कर लोगे क्या? आप कह रहे थे फर्स्ट वाले में ना रेडियस का स्क्वायर हाइट 1, रेडियस का स्क्वायर हाइट 2, ये इनका वॉल्यूम है एक्स वाई में सर। तो हाइट का अगर रेशो चाहिए मेरे को तो एक्स बी स्क्वायर बटा में वाई ए स्क्वायर बनना चाहिए ऐसा। आधार की परिधि क्या होती है? आधार की परिधि सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ये 4 पाई के बराबर है दोस्तों। तो क्या रेडियस सवाल में 2 कह रहा है क्या? डायरेक्टली तुमको बताने में इसको शर्म आ रही थी तो इसने कह दिया सर वो ना आधार की परिधि 4 पाई है, ताकि तुम्हें रेडियस कहीं पता नहीं लग जाए, तुम तो याद कर लेते हो। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सर पाई आर स्क्वायर एच होता है 12 पाई, पाई से पाई कट दो, आर स्क्वायर का मतलब 4, 3 कटेगा, हाइट का मान 3 आ गया। बेलन का अरे दोस्तों माफ करना है 2 पाई आर एच, ऐसे बात एक ही थी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं हालांकि। 2 पाई आर एच, अरे कोई फर्क पड़ेगा नहीं यार, मेरे दिमाग में 3 आ गया था ना। अरे भाई देख लेना एच 3 ही आएगा, चिंता मत कर। पाई से पाई कट जाए, 2 दूनी 4, 4 से कटेगा 3 बार, बताओ 3 आया ना। वो तो क्या ना आर को 2 देखते हैं ना तो दिमाग कंफर्ट होता है, 2 आर लिखो या आर स्क्वायर लिखो बात एक ही होती है। आपने चाहिए आयतन, आयतन होसी पार स्क्वायर आर बटा 2, तो ये हो गया 4 चिका 24 पाई, सवाल का उत्तर बनेगा ये। क्या मैंने ठीक करा बताओ एक बार? कितने बच्चे कह रहे हैं सही है? ये सही नहीं है, किसी के मन में आ रहा हो, 12 पाई बनेगा 12 पाई, 4 तिया 12 पाई खत्म। अब ये सवाल इस प्रकार का पेपर में आए, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए, तुम मंद मंद मुस्कुराना, कहना जी हमसे सवाल हो गया। बस बेटा मैं तुम्हें आज इतने सवाल करवाऊंगा। अब लास्ट के 10 मिनट में ना कुछ बच्चों ने डाउट भेज रखे हैं, वो बार बार कह रहे हैं सर हमारे डाउट हैं डाउट हैं, तो पहले मैं उनको एक बार देख लेता हूं बेटा। बाकी मैं इसकी आपको शीट दूंगा, इसमें ना 60 सवाल है 60, और मेरी आपसे ये गुजारिश है बेटा कि 60 के 60 क्वेश्चन आप घर से आज अच्छे प्रकार से करके आना। इनमें से 70% से ज्यादा सवाल मिलेंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होंगे, जिन पर फॉर्मूला लगाओगे उत्तर तैयार, लगाओ फॉर्मूला उत्तर तैयार, लगाओ फॉर्मूला उत्तर तैयार। बाकी जो सवाल रह जाएगा, किसी पे डाउट रह जाएगा, तो उनके लिए मैं हूं आपके साथ, मैं कल करवा दूंगा तुम्हें, लेकिन आप अटेम्प्ट करके आना। और बच्चों प्लीज कल ना केवल मेरे से डाउट ही पूछना, क्योंकि पता क्या है ना, अभी इसमें मेरे को कौन पढ़ाना है, कौन मतलब शंकु, मेरे को इसमें स्फेयर और हेमिस्फेयर, गोला और अर्धगोला करवाना है। और आई थिंक इतने में ही अपनी पूरे वीक की क्लास निकल जाएगी। फ्रस्टम उसके बाद आएगा, उसके बाद फ्रस्टम भी आएगा छिन्नक, देन लास्ट में प्रिज्म और पिरामिड बच जाएगा। तो अगर थोड़ा तेज गति में कर लोगे तो प्रिज्म और पिरामिड भी कवर कर पाएंगे अपन, नहीं फिर वो अगले बैच में करना पड़ेगा, नहीं तो बेटा वो अगले बैच में जाएगा, अगले बैच में। कोमल भैया, अमन वशिष्ठ सर की थोड़ी तबीयत खराब है, गले में खराबी चल रही है सर के, गले का ट्रीटमेंट होना है, उसके बाद कहीं क्लास सर की बन पाएगी। इस बैच में क्या क्या पढ़ाया जाएगा सर? टॉपिक भैया टॉपिक इसमें सारे होंगे, लेकिन अभी आपको कराऊं प्रैक्टिस बैच, क्योंकि अभी समय प्रैक्टिस का है, एग्जाम के लास्ट के मोमेंट में प्रैक्टिस करना आपके लिए मैंडेटरी है। अभिषेक भैया क्लास का पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में दिया जाता है आपको। जितनी चीजें मैं बोलता हूं बेटा, देखो जितनी बातें मैं अपने पेन से लिखता हूं आप देख पाएंगे, मैंने हर बात बेटा देखो लिखी दोनों मीडियम में। अगर मैंने सीएसए लिखा है, मैंने टीएसए लिखा है, टोटल सरफेस एरिया लिखा है, कुल पृष्ठ का एरिया लिखा है, हर चीज बेटा मैंने बाइलिंगुअल लिखी है, हर चीज बेटा मैंने बाइलिंगुअल लिखी है, वॉल्यूम लिखा है, मैंने आयतन लिखा है ना, हर बात सीएसए एरिया लिखा है। तो ये बात तो कोई चिंता की नहीं है ना बेटा कि मैं इंग्लिश कर रहा हूँ या हिंदी कर रहा हूँ, यहां मैंने वॉल्यूम लिखा है, हिंदी लिखा है बेटा, एक माध्यम पे काम नहीं कर रहा हूं। जितने भी सवाल देख पाओगे सब सवाल अपने बाइलिंगुअल ही होते हैं, तो एक माध्यम की बात नहीं है बेटा। सिलेबस कंप्लीट है, 25 में से 23 बन जाता है, लेकिन मॉक में इतने में नहीं बनता भैया। मॉक में आप थोड़ा मेंटली प्रेशर थोड़ा कम फील करें, थोड़ा दिमाग को कंफर्ट रख के पेपर दिया करो। ऐसे कोई दिमाग में चिंता करने की बात नहीं है, बड़े आराम से प्रैक्टिस करना, काम तुम्हारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। हाँ डिम्पल क्लास है बेटा 7 बजे, 7 बजे पढ़ेंगे आज हम बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। कल तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट सिखाया था, आज आगे सिखाऊंगा बेटा। रुको एक मिनट।
बेटा जितने बच्चे क्लास पढ़ रहे हैं यूट्यूब वाली, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस ठीक प्रकार से सबका क्लियर हो गया? एक शहर की जनसंख्या 3 लाख है, 1,80,000 पुरुष हैं, जनसंख्या का 50% भाग शिक्षित हो, 70% पुरुष शिक्षित है, तो कितनी महिलाएं शिक्षित है? अरे मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, मेल और फीमेल, ये 1,80,000 पुरुष हैं तो 1,20,000 महिलाएं होंगी। टोटल लोग एजुकेटेड जनसंख्या का 50% है, टोटल 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। 70% पुरुष एजुकेटेड हैं। 18 गुणा 7 126, यानी 1,26,000 पुरुष एजुकेटेड हैं तो 24,000 महिलाएं एजुकेटेड है। बेटा इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया भाई? है? और अगर आप इस सवाल को चाहते हैं एलिगेशन से करना तो बन जाएगा, ये है मेल, ये है फीमेल। मेल में एजुकेशन रेट है 70%, पूरी जनसंख्या में है 50%। महिलाओं और पुरुष की जनसंख्या की बात करोगे तो ये 1,80 और 1,20 3:2 में आ रहा है। तो सर इसका मतलब ये इनका डिफरेंस आ रहा है 20, यहां आना चाहिए 30, यहां आएगा 20। तो पूरी महिलाओं में 20% की क्या बोलते हैं जनसंख्या एजुकेटेड है, 1,20,000 का 20% 24,000 आएगा ऐसा। इस प्रकार की चीजों में आपको पैनिक होने की नीड नहीं होती है। सर रिकॉर्डेड क्लास में कुछ डायग्राम नहीं दिखते। विकास बेटा मैंने ये कंप्लेन 1-2 बार कर दी है, उम्मीद है बैकएंड टीम उस पर काम कर लेगी बेटा। क्या है? x सेंटीमीटर लंबाई का एक समबाहु त्रिभुज वृत्त के 3 कोनों पर x/2 सेमी त्रिज्या के साथ खींचे जाते हैं। तीनों कोनों पर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो नहीं है और 6। अरे भैया इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया भाई सवाल? ये तो आसान बहुत सवाल है यार। अगर तुम्हारे पास बेटा एक ट्रायंगल है ऐसा, ओ सर्किल क्यों आ गया? ट्रायंगल चाहिए मेरे को, ट्रायंगल आ गया। इसको क्या बोलना पड़ता है प्यार से, फिर आ पाता है। इसकी प्रत्येक भुजा बच्चों x है, प्रत्येक भुजा x है, प्रत्येक भुजा x है। अगर प्रत्येक भुजा x है और आप ना प्रत्येक बिंदु पर x/2 सेंटीमीटर रेडियस का एक वृत्त खींच रहे हो बेटा, अगर मैं इस बिंदु पर यानी इस पॉइंट को सेंटर मानकर x/2 का एक मानूंगा सर्किल ऐसा, लगभग आइडिया से बता रहा हूं, दूसरा मानोगे ऐसा, तो क्या ये इस बिंदु पर आपस में टच करेंगे? क्या ये इस प्रकार के सर्किल आपस में टच करेंगे क्या? बेटा तीनों सर्किल सेम साइज के हैं। आप थोड़ा डायग्राम में मत जाना, अब बात का मतलब समझना, मतलब क्या है। इसकी रेडियस x/2 है, इसकी रेडियस x/2 है। बेटा ये सर्किल पूरे नहीं है। अरे बाबू आपने वो सवाल सीखा है क्या? वो घोड़े घास चल रहे हैं सवाल पढ़ा क्या आपने? शिवम हाँ। अब ये बताओ, ये जो बीच का एरिया है ना, जो बीच का एरिया जो कि इन सर्किल द्वारा कवर्ड नहीं है, जो इन सर्किल द्वारा कवर्ड नहीं है, क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ट्रायंगल में से आधे सर्किल का एरिया ज्ञात करने पे आ जाएगा क्या? अर्धवर्त। अरे ये तीनों चाप जो बन रहे हैं, तीनों चाप जो बन रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला 180 डिग्री बन रहा है। तुम्हें जो एरिया दिया गया ना, तुम्हें जो एरिया सवाल में दिया गया बेटा, वो दिया गया एरिया इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का। तो इसका एरिया क्या बनेगा मुझे बताओ? आप कहना ट्रायंगल का एरिया है √3/4 a स्क्वायर। ए का मतलब तो x है क्या? अरे ए का मतलब तो x है ना, और माइनस कर दोगे अर्धवर्त का एरिया पाई r स्क्वायर। r का मतलब r है x/2, इसका स्क्वायर बनेगा x²/4 पाई r स्क्वायर बटा 180/360, इसका आधा करना पड़ेगा। क्या बच्चों ये वाली बात करनी चाहिए क्या? और ये अर्धवर्त कैसे? ओ माय गॉड, अर्धवर्त कैसे? अरे ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री आता है, वैसे ही समबाहु त्रिभुज था, तो ये तीनों क्या 60-60 मिला के 180 नहीं बताएंगे क्या? अरे बच्चों ट्रायंगल वाली, सर्किल वाली क्लास में क्या ऐसी बात तुमको बताई कि नहीं बताई मैंने? सर्किल वाली क्लास में ये बात बताई कि नहीं बताई? तो सौरभ नींद से जागता क्यों नहीं है भाई? फिर कहता है आप मेरा मजाक, तेरा मजाक तुझे डांटते हैं ताकि तेरे को आगे से होश आए, क्लास में जाग कर पढ़ा करे। बेटा x² इनमें से कॉमन लोगे, यहां बटेगा √3/4 माइनस, अगर मैं 22/7 कॉमन ले लूंगा, लिख दूंगा, गुणा में 1/8 बनेगा। अब देखिए वैल्यू आपकी अनुमानित ही आएगी, एग्जैक्ट तो कभी बेटा आ ही नहीं सकती, एग्जैक्ट तो कभी आ ही नहीं सकती। ये आपकी वैल्यू बनेगी, अनुमानित ही बनेगी बेटा। 2 से काटोगे 11, 4 11/28,
ये थोड़ी बेटा कैलकुलेशन है एक स्टेप की, वो चेक कर लेना। आगे तुम्हारे सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। शिवम तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, क्या जानकारी है? शिवम √3 का मान रख लेना बेटा 1.73। भाई √3 का मान रख ले शिवम 1.73। अरे मेरे बाबू इसमें से 4 और कॉमन निकाल ले बाहर, ये ले भाई 4 और कॉमन निकाल ले भाई, ये ले, है ना, ये ले भाई। कह रहा जी इसके आगे तो नहीं हो पाया, इसके आगे सवाल में था ही क्या, इसके आगे सवाल में था ही क्या? अच्छा ये 8 था, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे 8 था, 4 दूनी 8 ये था, 2 आ गया, 2 से कट गया 11 बार। बच्चों इसका मान लोगे तो ये बनेगा x² बटे 4। अब इतना काम कर लो यार, 3 गुणा 1.732 गुणा में 7 माइनस 11 बटा में 7 आएगा। ये इनका गुणा कर लीजिएगा बटा में 7, और आगे आपका एक स्टेप का कैलकुलेशन है। आईडीए से बनेगा, एग्जैक्ट वैल्यू बन नहीं पाएगी, तुम्हें सवाल आईडीए से करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो तो बाकी कल करते हैं। सिलेंडर के सवाल करके लाइएगा, तब आगे बात करते हैं।